नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित एसएससी चर्चा पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारा ये 31वां सेशन है। 31वां यानी 31st। अच्छा, अभी तक लगातार मैं एक महीने से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और इन एक महीने में मैंने आपको औसतन अगर देखा जाए तो 10 प्रश्नों के हिसाब से अगर देखा जाए तो CHSL के सारे प्रश्न मैंने कराए। तो लगातार 10 प्रश्नों के हिसाब से अगर देखें डेली का तो 30 सेशन में मिलाकर 30 इंटू 10 करेंगे तो 300 प्रश्न हो जाएंगे। 30 इंटू 10 करेंगे तो 300 प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर 300 प्रश्न आपने करे हैं तो क्या उससे 5 प्रश्न भी आपको नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो लगातार ऐसे ही बने रहिए एसएससी चर्चा पर, अपना प्यार दीजिए और लोगों को ये इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, उनको बताइए कि यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। और जब हमारा परिवार बढ़ेगा तो हम लाइव आएंगे, और जब लाइव आएंगे तो और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आगे का सेशन, कैसे हमें आगे की क्लास करनी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखते हैं। कोई वस्तु 5% के लाभ पर बेची जाती है, तब विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। An article is sold at a profit of 5%. Then what is the ratio of selling price to cost price? Okay. देखिए ऐसा है, देखो सीपी वह मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है। और आपको बता दें ये सीपी अपने आप में 100% होता है। ठीक, ये पहली चीज है, आपको ये मानना पड़ेगा, ये सीपी अपने आप में 100%। अच्छा, सीपी में जब हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, सीपी में जब प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो एसपी बन जाता है। यानी सीपी अपने आप में 100%, और जब हमने इसमें प्रॉफिट ऐड किया, माना 10% प्रॉफिट ऐड करेंगे तो एसपी हो गया 110% के बराबर। ठीक, एसपी हो गया 110% के बराबर, इतना हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा है 5% लाभ पर बेची जाती है, तो एसपी क्या हो जाएगा हमारा? देखिए एसपी दिखाते हैं आपको। सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। तो सीपी अपने आप में 100% होती है, प्रॉफिट हमने लिया है 5% का, तो एसपी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 105%। सबसे पहली चीज। ठीक, अब कह रहा है सीपी, और सीपी आपको पता है अपने आप में 100% होता है। तो अगर हम देखें तो कह रहा है विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात। तो विक्रय मूल्य तो 105 हो गया, और क्रय मूल्य क्या हुआ है? 100, यानी 21:20 हो गया। कितना हो गया? 21:20 हो गया। आंसर आपके सामने है, 21:20। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 रास्तों पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। उस बस की दूरी के लिए औसत चाल बताइए। A bus travel on 4 routes of length 3 km at the speed of 10 km per hour, 20 km per hour, 30 km per hour and the 60 km per hour respectively. What is the average speed of the bus for the distance? Okay. औसत चाल देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो इसने क्या बताया है कि एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 रास्तों पर, 4 यानी ये और ये मान लो 4 रास्ते, तो ये भी 3 किलोमीटर लंबा है। ठीक, ये भी 3 किलोमीटर लंबा है, ये भी 3 किलोमीटर लंबा है, और ये भी 3 किलोमीटर लंबा है। ठीक, ये भी 3 किलोमीटर। तो यानी क्या हो गया इसका? इसके द्वारा चली गई दूरियां बराबर है। क्या है? इसके द्वारा चली गई दूरियां बराबर है। ठीक, क्या कह रहा है? 3 किलोमीटर लंबे 4 रास्तों पर। ठीक, औसत चाल बतानी है। तो जब दूरी बराबर होती है तो 2 चाल के लिए होता है 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक, 3 चालों के लिए, 3 चाल के लिए होता है 3xyz अपॉन xy
प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है। ठीक, ये अब ये भी हो गया भाई, भाई इतना हो गया। अब क्या करना है, अब हमें करना ये है कि जल्दी से, लेकिन अब 2 चाल हों और 3 चाल हों, 4 चाल के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 4 चाल में आपको क्या करना है, ये 2 चाल वाला 2 बार लेना है तभी निकलेगा। लेकिन इसके अलावा भी इनको हटा दिया जाए तो एक और मेथड है एलसीएम का, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड कैसे, देखिए अगर आपके पास 2 चालों 3 चालों 4 चालों जितनी भी हो, एलसीएम मेथड सब में लगेगा। 4 चालें हैं तो 4 लिख लिया, ठीक, अगर 3 होती तो 3 लिखते और 2 होती तो 2 लिखते। और इनटू एलसीएम किसका, स्पीड का, एलसीएम ऑफ स्पीड, ठीक, अपॉन एलसीएम को डिवाइड करेंगे स्पीड 1 से, प्लस एलसीएम को डिवाइड करेंगे स्पीड 2 से, प्लस एलसीएम को डिवाइड करेंगे स्पीड 3 से, प्लस और एलसीएम को डिवाइड करेंगे स्पीड 4 से। अब ये आपको तय करना, 2 चाल हैं तो 2 बार करो, 3 चाल हैं तो 3 बार करो, और 4 हैं तो 4 बार, 5 है तो 5 बार। और वही डिपेंड करता है यहां पर, अगर 2 चाल हैं तो 2 लिखो, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, ठीक। अब यही मेथड अपना देते हैं भाई। ये मेथड कैसे है भाई, देखो पता है 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है और 60 किलोमीटर है, और हमें पता है कि रास्ते कैसे हैं, 3 किलोमीटर लंबे हैं, यानी सब बराबर रास्ते। तो कैसे करते हैं देखो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक, ये एलसीएम मेथड, ठीक, क्योंकि 2-2 करके निकालेंगे इस वाले से तो लंबा हो जाएगा। तो 10 नहीं 4 चालें हैं तो 4 इंटू, हम क्या कर रहे हैं 10, 20, 30 और 40 का, सॉरी 60 है, 60 का एलसीएम निकाल लें। 60 का एलसीएम देखते हैं, जरा रफ कर दें पहले इस 60 को, तो हम थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। 60 का एलसीएम निकाल लिया, तो 10, 20, 30 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 ही आएगा। क्या आएगा, 60। तो हमने यहां 60 लिख देना है, अपॉन पहले 60 को 10 से विभाजित कर दें, पहले 60 को 10 से विभाजित कर दें, और जब 60 को 10 से विभाजित करेंगे तो 6 आएगा, ठीक, 60 को 10 से विभाजित करेंगे तो 6 आएगा, और फिर इसी 60 को 20 से विभाजित करें तो 3 आएगा, और जब इसी 60 को 30 से विभाजित करें तो 2 आएगा, और इसी 60 को 60 से विभाजित करें तो 1 आएगा। देखो यही चीज आई, यही चीज आई, ठीक, यही चीज आई, ठीक है। अब देखिए कितनी आसानी से हम ये कर पा रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब क्या करना है ये भी समझो। अब 1 आ गया, अब देखो 4 इंटू 60 सबको जोड़ लेते हैं, तो 6, 3, 9, 1, 10, 2, 12, 12 से गया 5 बार, और 5 से 4 में गुणा किया तो 20, आंसर आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब दूरियां बराबर होती हैं तो 2 चाल के लिए फॉर्मूला, 3 चाल के लिए फॉर्मूला, 4 के लिए भी लगा सकते हो जब 2-2 मान के, और 5 चाल होती हैं तो 3 और 2 कर दोगे। लेकिन एलसीएम मेथड सब में लगेगा, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल, सब में लगाओ चाहे जहां लगाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 भाग की गति से पैदल चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसे अपने कार्यालय तक पैदल चलकर जाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? A person walking at 3/4 of his normal speed reaches office 20 minutes late. How long does it usually take him to walk to his office? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। कैसे, देखिए ऐसा है कि जैसे हमने लिखा कि 3/4, तो इसको हम 3:4 भी लिख सकते हैं, ठीक। कह रहा 3/4 भाग की गति से पैदल चलकर 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अब देखो ये गति है, देरी से पहुंच रहा है, इसका मतलब ये इसकी वास्तविक चाल है और ये इसकी बनावटी चाल है, ठीक। तो देखो जरा, पहले चाल यानी स्पीड कितनी है, पहले तो वास्तविक चाल लिख लें, एक्चुअल स्पीड, वास्तविक,
ठीक। और यहां पे लिख लें बनावटी, बनावटी चाल। तो वास्तविक चाल अगर देखा जाए तो इसकी 4 थी और बनावटी चाल है 3, कारण इसी चाल से चलकर 20 मिनट देरी से पहुंच रहा। तो इसके द्वारा लिया जाने वाला समय 3:4। ठीक, 3:4 है। तो अब देखो जरा, रेशियो में कितना समय ज्यादा ले रहा है, एक एक, और मिनट में कितना ज्यादा ले रहा है, 20 मिनट। तो एक रेशियो की वैल्यू 20 मिनट है, एक रेशियो की वैल्यू। तो और जब एक रेशियो की वैल्यू 20 मिनट है, आप खुद सोचो, एक रेशियो की वैल्यू 20 मिनट है, आप खुद स्वयं सोचो, एक रेशियो की वैल्यू 20 मिनट है। ठीक, और जब एक रेशियो की वैल्यू 20 मिनट होगी तो कह रहा है पैदल चलकर सामान्यतः वास्तविक चाल का समय 3 है ना, तो 3 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। 60 मिनट अर्थात 1 घंटा, और यही प्रश्न का उत्तर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है, जिनमें से 150 अधिकारियों का औसत वेतन 12,000 है, तथा जो अधिकारी नहीं है उनका औसत वेतन 3750 रुपये है। तब उस कार्यालय के सभी कर्मचारियों की कुल संख्या बताइए। The average salary of all the employees in an office is rupees 6,000, out of which the average salary of 150 officers is rupees 12,000, and the average salary of those who are not officers is 3,750. Then find the total number of, tell the total number of the employee of that office. Okay, देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ऑफिस में अधिकारी हो, कौन हो, अधिकारी, या ऑफिस का कर्मचारी हो, ऑफिस का कर्मचारी हो, उस ऑफिस के लिए ये सभी कर्मचारी ही कहलाएंगे। अधिकारी भी कर्मचारी है और कर्मचारी तो कर्मचारी है ही। ठीक, अच्छा, ये क्या प्रश्न है, ये एलिगेशन वाला प्रश्न है। एलिगेशन कैसे, जब चीजें अलग अलग दी हो, अलग अलग और मिलाकर दे दी जाए तो एलिगेशन लगाते हैं। देखो यहां पर और यहां पर जब चीजें अलग अलग दी जाएं और मिलाकर दे दी जाएं तो यहां पर हम एलिगेशन लगाते हैं। इसका आप विशेष ध्यान रखिए। कैसे, अब ये समझो। ऐसा है, हमसे कह रहा है कि हुआ क्या है कि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है, तो सभी का वेतन बीच में रखेंगे, सभी का 6,000। ठीक, कह रहा है 150 अधिकारियों का औसत वेतन 12,000 है। हम मान लेते हैं ये अधिकारी हैं और इनका औसत वेतन 12,000 है। ये यहाँ पर अधिकारी हो गए, ये हो गए अधिकारी, कितने, 150 अधिकारी। और शेष जो कर्मचारी हैं, शेष कर्मचारी हैं, इनका औसत वेतन 3750 रुपये है, 3750, और सभी का मिलाकर बीच में है, सभी का मिलाकर बीच में। अब क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करो, घटाते हैं, क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 यहाँ से काट दो, 0 यहाँ से, तो बचेगा यहाँ पर 225, तिरछा हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। ठीक, 225, और 0 कटा, 0 यहाँ, 1200 में 600 गया तो 600 बचा। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, इसको काट लेते हैं 25 से, नहीं 25 से जाएगा 9 बार। ठीक, और 25 से जाएगा 4 छंग 24 बार, 24 बार। ठीक, एक बार और कट जाएगा शायद 3 से, तो 3 से ये 3 बार जाएगा और 3 से जाएगा 8 बार, 3 से जाएगा 8 बार। ये तो ये अनुपात आया है इनका और ये अनुपात आया है इनका, यानी ये आ गई है कर्मचारियों की संख्या का अनुपात। तो अब 3 थे अधिकारी रेशियो में और उनकी संख्या थी 150, तो 3 बराबर 150, तो 1 बराबर 50। ठीक, कह रहा है सभी कर्मचारी, और मैंने क्या बताया, कार्यालय में चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी, सभी कर्मचारी ही कहलाते हैं। तो कर्मचारी टोटल रेशियो कितना रहा, 11, तो 11 बराबर 11 इंटू 50, यानी 11 पचे 55,
550 आ गया। ठीक, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शकुंतला की आय बलराज की आय से 20% अधिक है। शकुंतला की आय बलराज की आय से 20% अधिक है। शकुंतला की आय बलराज की आय से 20% अधिक है और बलराज की आय अनुज की आय से 25% अधिक है। तो शकुंतला की आय अनुज की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? शकुंतला's income is 20% more than Balraj's income and Balraj's income is 25% more than Anuj's income. Then Shakuntala's income is what percent more than Anuj's income? देखते हैं। ऐसा है, कह रहा है शकुंतला की आय, शकुंतला को एस लिख लेते हैं। शकुंतला की आय बलराज की आय से 20% ज्यादा है, यानी ये इनसे 20% ज्यादा है। और बलराज की आय अनुज की आय से 25% अधिक है, 25%। ठीक, सबसे पहले अगर हम नॉर्मली करें तो हर चीज अपने आप में 100 होती है। तो शकुंतला के लिए जरूरत है बलराज की और बलराज के लिए जरूरत है अनुज की, और अनुज को हमें मानना पड़ेगा 100। ठीक, अनुज होगा 100 तो बलराज क्या होगा? 25% ज्यादा, यानी 125। ठीक, और शकुंतला इससे 20% ज्यादा है, तो 125 का 20% 25 ही होता है, तो 150 हो गया। बस अब रेशियो 25 से काटा 6 बार और 25 से काटा 5 बार और 25 से काटा 4 बार, तो 6, 5 और 4 आ गया रेशियो। कितना आ गया? 6, 5 और 4। अब दूसरी तरह से कर लें। शकुंतला की आय बलराज की आय से 20% ज्यादा है, तो बलराज को 100 मान लिया और शकुंतला 120 हो गई। और छोटा कर लें तो 6:5 हो गया। ठीक, अब बलराज की आय अनुज की आय से 25% ज्यादा है। अनुज को 100 माना और बलराज की आय 25% ज्यादा यानी 125, तो हो गया 5:4। अब इसको सिंगल रेशियो में बदलो। जो 2 बार दिया है उसको बीच में रखो, तो शकुंतला बलराज और अनुज। शकुंतला बलराज का रेशियो 6:5 है, तो 6:5। बलराज और अनुज का रेशियो 5:4 है, तो 5:4। क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करो, 20, 25, 30 और छोटा कर लो 5 से काट के, 6 बार, 5 बार, 4 बार हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है हमसे? अब ये कह रहा है यदि तो अनुज की आय शकुंतला की आय अनुज की आय से कितने परसेंट अधिक है? शकुंतला की आय, तो शकुंतला की आय 6 है, यानी कह रहा है 6 अनुज की आय से, अनुज की आय 4 है, 4 से कितना कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, सबसे पहले एक चीज विशेष ध्यान रखनी है आपको, बार बार मैं बताता हूं फिर भी बता रहा हूं। जिसके साथ सा से सी लिखा हो उसको नीचे रखते हैं, तो 4 के साथ लिखा है, 4 को नीचे इंटू 100। ठीक, इतना हो गया। आप समझते हैं? देखते हैं, अभी समझते हैं। और कह क्या रहा है कि जैसे तो हम 4 से काट भी दें इसको, कितनी बार गया? 25 बार। ठीक, अब क्या कह रहा? ध्यान रखना, जब स्थिति आती है अधिक और कम की, तो हम अंतर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अंतर। तो अंतर कितने का आ रहा? 2 का। 25 दूनी 50%। आंसर आपके सामने है, देख लीजिए, 25 दूनी 50, आंसर आपके सामने। समझ में आ गया आपको? तो बस इसी तरह से प्रश्न को करना है। देखिए, सारी चीजें मैंने आपको बताई। क्या बताई? सारी चीजें बताई हैं कि जब समय हमारा समय कह रहे हैं, जब जिसके साथ का, के, की, सा से सी लिखा होता है उसको नीचे लिखते हैं, या इंग्लिश में देखें तो ऑफ, देन, दैट, ऑन।
दूसरी बात, जब अधिक और कम की स्थिति होती है तो अंतर लिखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.66% प्रति माह बचाता है। ठीक, और वह प्रति माह 1200 रुपए की बचत करता है, तब उसका प्रति माह व्यय कितना है? अ पर्सन स्पेंड 66.66% of his income per month and he saved 1200 per month, then what is his monthly expenditure? What is his monthly expenditure? ऐसा है, देखिए, उसकी आय जो भी हो, इसमें से जब हम खर्च माइनस करेंगे, खर्च, तो आएगी बचत। समझिए, आय जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, और 66.66% को हम लिख सकते हैं 66 2/3, और इसको लिख सकते हैं 66 या 198 और 200/3। परसेंट हटाएंगे 100 लगेगा। ठीक, समझ गए? तो ये भी कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। तो 2/3 माइनस कर दें तो बचा क्या? 300 में 2 गया तो 100/3%, 100/3 यानी 1/3 ये बचत है। और बचत कितनी? 1200। तो 1/3 बराबर 1200 रुपया। तो 1 बराबर 1200 और गुणा कर दो 12×3 3600। ये टोटल इनकम आ गई, टोटल आय। और इसमें से ये भाई देखा जाए तो कितना खर्च कर रहा है? 2/3। तो इसका 2/3 कह रहा है, उसका व्यय बताना है, व्यय। तो खर्च कितना कर रहा है, व्यय कितना कर रहा है? 2/3। 2/3, 3 से काटो, 36 12, 12 दूनी 24, यानी 2400 रुपये ये क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। समझ गए? देखिए, थोड़ा सा ऐसा इधर उधर का प्रश्न है ये, मतलब इधर उधर की बात करें तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी आपको करने में, क्योंकि परसेंटेज है। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो इस प्रश्न में डेफिनेटली आपको दिक्कत होनी है, अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है और उसको हमें कैसे करना है। चलिए देखते हैं। 1000 के 25% का 1% क्या होगा? भैया का मतलब होता है गुणा। ठीक, गुणा। तो कह रहा है 1000 के 25% हटाएंगे, बटे में 100 बढ़ेगा। ठीक, 25% का 1% क्या होगा? 3 0 से 3 0 खत्म। ऊपर क्या बचा? 25 और नीचे 3 0। 3 0 काटो, 3 अंक पहले दशमलव लगा तो 0.025 आंसर हो गया। यही हमारा आंसर। भाई यही पूछ रहा था तो हमने ये बता दी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका HCF 15 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? The ratio of two numbers is 3:4 and their greatest common factor is 15, then what will be the sum of two numbers? Okay, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा है, जब हमें अनुपात देता है और अनुपात के बाद हमको HCF दिया है, HCF कितना है? 15। तो हम क्या करेंगे? HCF को HCF से ही डिवाइड करेंगे। तो HCF क्या है? 15, और 3 और 4 का HCF क्या होगा? 1। HCF एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे। एक तो कितना आ गया? 15। कह रहा दोनों संख्याओं का योग। तो पहले हम क्या करें कि अलग अलग निकाल लें या एक साथ निकाल लें, तब भी आ जाएगा, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए अलग अलग निकाल लें। 15×3 45 और 15 चौको 60, कितना आ गया? 105। 105। ठीक, लेकिन अगर आप सोचो कि 15 का गुणा डायरेक्ट कर दें किसमें? 7 में, तब भी वही आएगा। 15 सत्ते 105, आना दोनों तरफ से। ठीक, अच्छा ये प्रश्न भी बहुत ध्यान समझिए। ऐसा है, जब अनुपात दिया हो और योग दिया हो, ठीक, तो योग को
योग से डिवाइड करते हैं, जब अंतर दिया हो तो अंतर से डिवाइड करते हैं, जब HCF दिया हो तो HCF से डिवाइड करते हैं, और जब LCM दिया हो तो LCM से डिवाइड करते हैं। समझ गए? इतना आ गया होगा। आगे देखते हैं। किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 है, ठीक है, और इस मिश्र धातु के 17.500 किलोग्राम, ठीक है भाई, 17.500 किलोग्राम में 1.250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाता है, तो तांबे और जस्ते का नया अनुपात क्या होगा? द रेशियो ऑफ द कॉपर एंड जिंक इज इन एन अलॉय इज 5:2. इफ 1.250 kg of zinc is added to 17.500 kg of this alloy, what will be the ratio of copper and zinc? ये भी सही है। ठीक, चलिए देखते हैं इसको कैसे करना होगा और किस तरह से हम कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। ऐसा है कि किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 दिया है। अच्छा, मिश्र धातु में टोटल अगर देखा जाए तो 17.500 किलोग्राम है, 17.5 किलो हो गया मान लो। और इसमें अगर देखा जाए तो तांबा और जस्ता हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, तांबा और जस्ता का रेशियो है 5:2। तो सबसे पहले बांट लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, बांटते हैं। कैसे? योग को अनुपातिक योग से भाग देते हैं। ठीक, 7 दूनी 14 और 7 पना 35, ये आ गया भैया। ठीक, इतना आ गया। चलो अब इसका उठाकर अलग अलग गुणा कर लेते हैं। कर लो गुणा, जरा ये भी देख लेते हैं। गुणा करेंगे एक बार 5 में, 25 पंचे 125, तो 12.500। ये क्या आ गया? ये आ गया तांबा, तांबा। ठीक, और एक बार उठाकर 2 में गुणा कर लो, तो 25 दूनी 50, यानी 5.000। ठीक, 3 0 हो। अब ये गया हमारा जस्ता। अब आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान समझिए, देखिए तांबा तो इतना हमारे पास पहले से है, ठीक, और जस्ता भी हमारे पास पहले से है। तांबा कितना है? 12.500 और जस्ता कितना है? 5.000। कह रहा है इसमें और जस्ता मिला दिया जाए, कितना? 1.250। तो कह रहा है अब तांबे और जस्ते का नया अनुपात जोड़ते हैं जरा। तो ये तो रहा 12.500 और ये हो गया है 6.250। देखिए 3 अंक पहले यहाँ दशमलव, 3 अंक पहले यहाँ पॉइंट, ये 0 यहाँ है, 0 यहाँ। क्या बचा हमारे पास? 1250 रेशियो 625, जस्ट इसका डबल है। तो आंसर क्या आया? 2:1। कितना आ गया? 2:1। कितना आ गया? 2:1 हो गया था, 2:1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति ने 10 साइकिल प्रत्येक 500 रुपए की कीमत पर खरीदी। ठीक है, एक एक करते जा रहे हैं। देखो 500 रुपए की एक साइकिल उसने ली है और 10 साइकिल खरीदी है। कितने की होगी? 5000। 5000 की साइकिल। कह रहा है उसने सभी साइकिल की मरम्मत पर 2000 खर्च किए, मतलब 2000 और खर्च किए, यानी टोटल साइकिल उसको पड़ी है 7000 की। कितने की? 7000। ये सीपी हो गई। अब इसको अलग कर ले। कह रहा है उसने उसमें से 5 साइकिल 700 रुपए कीमत 750 पर बेच दी, यानी 750 रुपए की कीमत पर 5 साइकिल बेच दी। 750। तो जब 750 रुपए में 5 साइकिल बेचेगा तो साइकिल बिकेंगी 3750 की। ये एसपी हो गई एक। और उसने शेष, यानी शेष 5 ही बचे थी, वो 550 की कीमत पर बेच दी। शेष 550 की कीमत पर 5 साइकिलें बेच दी। तो 0, 25 2 25 2 27। ठीक, ये भी एसपी हो गई। तो 0 0 5 1, यानी 6500 रुपए, ये इसकी एसपी हो गई। ठीक, कह रहा है उसका लाभ या हानि। भैया 7000 में खरीदी, 6500 में बेच रहा, हानि तो हुआ है। तो लॉस परसेंट कैसे निकलता है? डिफरेंस कितने का आ रहा है? 500 का।
इंटू 100 और नीचे लिखते हैं सीपी। सीपी कितनी है 7000। तो 0 2 0 1 0 1 0 यानी 50/7 और ये हो जाएगा 7 7 जा 1/7%। आंसर आपके सामने। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आपसे मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए।